हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वेपर प्रेशर। जब भी हम किसी लिक्विड को वेसल में रखेंगे, किसी बर्तन में रखेंगे, उसको कॉन्टीन्यूसली हीट करेंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, हीट करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। तो वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स इधर उधर जो अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करना शुरू हो जाएंगे। उनकी हर एक मॉलिक्यूल की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उसमें इतनी एनर्जी होगी कि वो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है हर एक मॉलिक्यूल में, जैसे मेरे पास A2 है, ए में अपनी एक इंट्रैक्शन होगी, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होंगे उन पे इतनी एनर्जी होगी कि वो पुरानी जो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है उनको ब्रेकआउट करके वेपर में चेंज हो जाएं। सो फर्स्ट इज़ द इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा है। इवेपोरेशन क्या होता है, जब लिक्विड चेंज होता है इन द वेपर एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। कुछ जो मॉलिक्यूल होते हैं वेपर फेस में, वो क्या होते हैं, वो कम क्लोज टू द लिक्विड सरफेस। जो वेपर फेस में कुछ लिक्विड होते हैं वो सरफेस के पास होते हैं। सरफेस के पास होने की वजह से जो लिक्विड है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इससे क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा लिक्विड में और वेपर में। सो दैट इज़ नोन एज द फेस इक्विलिब्रियम। ग्राफ में देखो कि अब हमारा यहाँ पे क्या है, रेट, दैट इज़ द टाइम। एक इवेपोरेशन बनाया है, एक कंडेंसेशन बनाया है। इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज होगा, लेकिन कुछ वेपर सरफेस, लिक्विड सरफेस की पास होने की वजह से वो वापस आ जाएंगे इन द लिक्विड। सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज अ कंडेंसेशन। सो एक ऐसा आएगा कि दोनों के जो रेट है वो सेम होगा, जितनी इवेपोरेशन हुई है उतनी कंडेंसेशन हो जाएगी। सो दैट इज़ नोन एज द फेस इक्विलिब्रियम। सो वेपर प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वेपर प्रेशर होता है वो वाला प्रेशर जो वेपर एक्सर्ट करते हैं इन इक्विलिब्रियम में विद लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वो वाला प्रेशर जो वेपर्स ऑफ द लिक्विड के जो वेपर हैं वो एक्सर्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में विद द लिक्विड, जो नीचे लिक्विड पड़ा हुआ है, दैट इज़ नोन एज द वेपर प्रेशर। मैथमेटिकली मैंने आपको करवाया था अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक्स में इन द +1 क्लास, PV इज इक्वल टू NRT। सो P इज इक्वल टू N/V/RT। नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम क्या होता है, कंसंट्रेशन। प्रेशर इज इक्वल टू CRT। सो वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है, वेपर प्रेशर को कोई मतलब नहीं है कितना लिक्विड का अमाउंट है। अब फैक्टर ये हमें पता लग गया कि अमाउंट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा। सो नेक्स्ट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ द नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। हर एक लिक्विड का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, एक अपने एक गिवन टेम्परेचर पर, मतलब 273 पे उस लिक्विड का अलग होगा, 373 पे अलग होगा। क्योंकि जो ड्यू टू डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि लिक्विड में अलग अलग मैग्नीट्यूड होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की। दस हर एक लिक्विड की क्या होगी, अलग अलग टेंडेंसी होगी इवेपोरेट करने की। दो लिक्विड हैं, सपोज करो मैंने एक बेंजीन ले लिया और सेकंड ले लिया टोलीन। बेंजीन ले लिया और एक ले लिया टोलीन। बेंजीन में अपनी इंट्रैक्शंस होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी, टोलीन में अपनी होगी। सो बेंजीन का अलग वेपर प्रेशर होगा, टोलीन का अलग होगा। सो वीक इंटरमॉलिक्यूल जिसमें कम होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, उसका मतलब देखो वेपर्स तो तभी बनेंगे जब जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकआउट होंगे। सो अगर वीक है, कोई बंदा वीक है, तो उसकी अगर दो बच्चे हैं, उनकी फ्रेंडशिप वीक है, तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगी ना। वैसे ही अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी, उनकी हाई टेंडेंसी होगी कि वो इवेपोरेट हो जाएं, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। जबकि दो फ्रेंड्स हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो उनकी जो फ्रेंडशिप उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होंगी, उसकी कम टेंडेंसी होगी इवेपोरेट होने की। नाउ इज द टेम्परेचर।
So in the above expression we can see that P is equal to CRT. It means that P is directly proportional to temperature. Vapor pressure is directly proportional to a temperature. जैसे वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा. जितना वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा उतना ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ होना पड़ेगा. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ हो जाती है. तो इसी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन. दो तरह के सोल्यूट होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द नॉन वोलाटाइल एंड सेकंड वन इज़ द वोलाटाइल. नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट नहीं हो पाते. वोलाटाइल वो होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं. सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो सोल्यूट उड़ते नहीं हैं, अगर नॉर्मल टेम्परेचर में कोई बॉटल खुली भी रह जाए, दैट आर द नॉन वोलाटाइल. जो जैसे आपके घर में हो गया नेल रिमूवर होगा, नेल रिमूवर को ओपन रहने दोगे ना तो वो खुद ब खुद उड़ना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा. तो वो क्या है, वोलाटाइल सोल्यूट. सो इसमें सिंपल सा थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है. जब भी हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड कर देंगे इन लिक्विड सॉल्वेंट, जो इनटू अ वोलाटाइल लिक्विड सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब उड़ेगी तो तभी चीज़ इवेपोरेट तो तभी होगी ना अगर जो बॉन्ड्स हैं वो वीक होंगे, है ना. तो नॉन वोलाटाइल में तो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो क्या होगा, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो कम हो जाएगा. अब हम लेते हैं, लेट अस टेक अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल वोलाटाइल. अब हमने ए और बी, पहला हमने लिया है एक नॉन वोलाटाइल और एक वोलाटाइल. अब हम ले रहे हैं दोनों ही अगर वोलाटाइल लिक्विड हैं, दोनों ही ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं. सो हमने एक का नाम ए रख दिया और एक का नाम बी रख दिया. पी और पी भी हमने लिया उनका पार्शियल वेपर प्रेशर. डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल पार्शियल प्रेशर होता है वो टू कंपोनेंट्स के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सम के बराबर होता है. सो पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. नेक्स्ट इज द रोल्स लॉ. सो रोल्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वोलाटाइल कंपोनेंट का जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. अब पी ए हमने एक लिया, पहले हमने सिर्फ एक कंपोनेंट लिया, दैट इज़ पी ए. वो डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर ए है वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को रिमूव करने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज़ के. सो के इज़ द कांस्टेंट. ऐसे ही हम क्या कहेंगे, कहते जो लेट इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1, अगर मैं कहूँ एक्स से 1 है, इसका मतलब क्या है कि जो एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है जबकि दूसरा एब्सेंट है. अंडर द कंडीशन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पी ए नॉट के बराबर हो जाएगा. सो द कंडीशन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट अब तो बी कंपोनेंट तो है ही नहीं, तो सिर्फ उसमें सॉल्वेंट है, दैट इज़ द प्योर सॉल्वेंट. तो पी ए नॉट इज इक्वल टू के. नेक्स्ट इज द पी ए इज ऑल्सो इक्वल टू द पी ए नॉट एक्स ए. अब हमने बाइनरी सोल्यूशन लिया, तो पी ए अगर पी ए नॉट एक्स ए के बराबर है तो पी बी किसके बराबर होगा, एक्स बी और पी नॉट बी के. डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. पुट दीज टू वैल्यूज़ इन, अगर हम एक्स ए पी ए और एक्स बी पी नॉट बी को पी ए प्लस पी बी में पुट कर देंगे, हमारे पास ऐसा एक एक्सप्रेशन आ जाएगा. जब हमने मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट किया था तो हमने उसमें एक रिलेशन निकाला था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1. यहाँ से हम एक्स ए की वैल्यू पुट, आपकी मर्ज़ी, आप एक्स बी की फाइंड आउट करना चाहते हो आप एक्स बी की भी कर सकते हो, एक्स ए की करनी है एक्स ए की कर लो. तो इसी तरह आपका नीचे जो है मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रोल्स लॉ एंड द हेनरी लॉ. अब वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट एक है, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वो किसके बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए. मतलब प्योर सॉल्वेंट के और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इनटू द मोल फ्रैक्शन. हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली किसके बराबर था वो, के एच एक्स ए. के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट. जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड पी ए हैं तो ये जो पी ए नॉट एक्स ए है इज विल बी इक्वल टू के एच एक्स ए. अब
जो XC है मोल फ्रैक्शन है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो प्योर कंपोनेंट है वो जो प्योर सॉल्वेंट है विल बी इक्वल टू द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब ये हमने लिया जब हमारे पास पहले हमने लिया एक कंपोनेंट का, फिर हमने लिया 2 कंपोनेंट का, तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास दोनों ही वोलाटाइल हैं। अब हमारे पास आया जब दोनों ही नॉन वोलाटाइल सल्यूट्स हैं, ठीक है, कंटेनिंग द नॉन वोलाटाइल सल्यूट। इन केसेस अब हमने एक कंपोनेंट लिया, बी कंपोनेंट लिया, तो हमने कहा कि प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज़ द नॉन वोलाटाइल। एक वोलाटाइल ले लेते हैं, एक नॉन वोलाटाइल ले लेते हैं। जो नॉन वोलाटाइल है उसका तो पार्शियल प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया 0, क्योंकि जो वो है वेपर जल्दी बना ही नहीं पाएगा। हमने इसमें एक ही लेंगे, पी इज इक्वल टू PA, सिर्फ सॉल्वेंट के बराबर ही होगा। For non-volatile solute present in the volatile solvent, Rolle's law may be defined as, हम क्या कह सकते हैं, जब नॉन वोलाटाइल सल्यूट है तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली उसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलाटाइल सल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू द बेबोस लॉ ऑन एडिंग, जब बेबोस लॉ के अकॉर्डिंगली जब हम नॉन वोलेटाइल सल्यूट का सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो कम हो जाता है।